हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को। आपको अगेन मे बी संजय जी आपने लेट ज्वाइन किया, तो आपके लिए एक छोटी सी राय है कि पहले आप अपना सिलेबस खत्म करेंगे फिर एमसीक्यू की ओर बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो देखिए, discharge over Cipolletti wear of length 200 centimeter for a head over wear of 100 centimeter in meter cube per centimeter is। तो हमारे पास डिस्चार्ज पता करना है। अब डिस्चार्ज पता करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दी गई है कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये इसमें होगा, इतना होगा, इतना होगा, और प्लस हमें लेंथ दी गई है। वेयर की लेंथ जो दी गई है वो 200 सेंटीमीटर और सिपोलेटी वेयर है ये, ठीक है, और ये इसका हेड ओवर द वेयर है, ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर हेड है। अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है? अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप अभी कर सकते हैं, नहीं तो इसको कभी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसीलिए डिस्चार्ज के जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे वेयर वाले केसेस में, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनीवन जो कर सकता है इस क्वेश्चन को करिए, आपके पास 30 सेकेंड्स है। 101 नंबर क्वेश्चन, और ये इसका ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, आप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग देखते हैं उनके लिए एक सजेशन है कि आप भी क्वेश्चन खुद भी करिए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं ही करता रहूं। ओके, तो इस पे बेटा POLL पोल लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करिए। राइट साइड पे लिखा हुआ है पोल, उस पे क्लिक कीजिए तो आपके पास ABCD ऑप्शन आ जाएगा। ABCD ऑप्शन आ जाएगा, उस पे आप क्लिक कर दीजिए जल्दी से। ओके, ग्रेट। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमारे पास करना कैसे है, आपके दिया क्या हुआ है वो देखिए। हमारे पास गिवन है लेंथ, उसको हम मीटर में चेंज करेंगे, हेड उसको हम मीटर में चेंज करेंगे। जस्ट फॉर्मूला एक है 1.84 इंटू एल इंटू एच की पावर 3/2, जस्ट यही फॉर्मूला है। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद करना है और आपके लिए ये इजी सा क्वेश्चन आपकी प्लेट में रखे हुए खाने की तरह है कि हमें सिर्फ खाना है उसको, अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद है तो। अगर नहीं याद तो आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो हमें क्वेश्चन को उसके हिसाब से करना है कि हमारे पास ऑप्शन अगर दी है तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। तो बार बार कहता हूं कि डिप्लोमा के बेस पे बेटा आपको इतना बड़ा टेंशन कभी नहीं होती कि भाई साहब आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सीधा सा टू द पॉइंट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए। ओके मेरा बच्चा, तो पोल पे क्लिक करना बेटा, साइड में लिखा हुआ है पोल, उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सीमेंटाइट हैज अ केमिकल फॉर्मूला। ये इजी सा क्वेश्चन और कई बार पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको इसका राइट आंसर देना है। ओके, जल्दी से आपके पास ऑप्शन आ रहा है और उस पर आप क्लिक कर दीजिए। साइड में देखना बेटा, ये अभी पोल पे आएगा। ठीक है, पोल पे ये लीजिए, आप देखिए पोल लिखा हुआ है साइड में, उस पर क्लिक कीजिए और सारे के सारे इसके रिप्लाई जो है वो दे दीजिए। ठीक है, शाबाश शाबाश, सभी क्लिक कर दीजिए इस पे ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन, इतना आसान सा क्वेश्चन, उसका राइट आंसर क्या है, Fe3C। Fe3C इसका देखिए मेरे बच्चे, इसका कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सीधा सा आपको Fe3C पता नहीं कितनी बार बोलते हैं हम सीमेंटाइट के केस में, Fe3C ये बोलते हैं, उसको याद ही कर लो, याद ही कर लो। जिन्होंने बी और सी आंसर दिया है मेरा बच्चा वो गलत है, उनका गलत है, बी और सी सही नहीं है। तो बी और सी सही नहीं है, आपका आंसर गलत है।
अब आप देख लीजिए, अगर हमें प्रिपरेशन इस लेवल की करनी है तो हमें छोटी छोटी चीजें तो पता ही होनी चाहिए। आगे चलिए बेटा। ओके, ठीक है। तो और इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको लिखवानी है मुझे। सीमेंटाइट आयरन कार्बाइड, इसको आयरन कार्बाइड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला Fe3C होता है और इसमें कंटेन 6.67% कार्बन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, 6.67% कार्बन होता है सीमेंटाइट में बाय वेट, इसको याद कर लीजिए। बाय वेट 6.67 जितनी बार बोलना है बोल लीजिए। और ये क्या है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर दैट अपीयर इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो हमारे पास हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है ये, हार्डेस्ट। सीमेंटाइट हैज एन ऑर्थोहोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ये क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल एज कंपेयर टू ऑस्टेनाइट एंड फेराइट। ऑस्टेनाइट और फेराइट से सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट माना जाता है यो यही माना जाता है। तो हमारे पास 6.67% आपको याद रखनी है बाय वेट, इसको याद रखना है। ओके, इन बेल-कोलमन साइकिल द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हैपेंस एट कांस्टेंट, किस पे होता है, कांस्टेंट एंथैल्पी पे, कांस्टेंट एंट्रोपी पे, कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ए बी सी डी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जल्दी से जल्दी हमें पता लगे कि आपको आता है या नहीं। ओके, चलिए आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। इन बेल-कोलमन साइकिल द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हैपेंस एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर या वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से क्लिक करिए बेटा, स्पीड अप कीजिए, स्पीड अप, थोड़ा सा टाइम कम लगाएं, टाइम कम लगाएं, शाबाश। ओके, तो आपने क्लिक किया है जी, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आता है। बेल-कोलमन साइकिल को अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह का बेल-कोलमन साइकिल पीवी डायग्राम अगर आप देखोगे तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है और ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है और इस पे हम जो फॉर्मूले में चलते हैं। और ये मेरा बच्चा इसमें क्या है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है और हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, फिर उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन है। तो हीट एब्जॉर्प्शन जो हो रही है और हीट रिजेक्शन जो हो रही है, यहाँ पे कंप्रेशन और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है। ये आपको इसी तरह बेल-कोलमन साइकिल को याद रखना है, बेल-कोलमन साइकिल को याद रखना है बेटा। अगेन 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 एक बड़ा सा चार्ट तो साइकिल का बना लो, साइकिल आपको बहुत अच्छे मार्क्स ला के देगा। साइकिल में से हर साइकिल का एक कुछ ना कुछ तो आना ही है और 1 मार्क 2 मार्क नहीं 3-4 मार्क्स का कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो साइकिल्स को, सारे के सारे साइकिल्स को याद करिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश साइकिल, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बेटा, इसका राइट आंसर 104 का, 104 का डी लीजिए बेटा। तो आपका 30 सेकंड है, क्लिक कीजिए जल्दी से और इसका राइट आंसर दे दीजिए, ठीक है, जल्दी से बेटा। ओके, शाबाश शाबाश शाबाश। तो हमें हमेशा ही पता है बेटा, कार्नोट साइकिल जो होता है उससे ज्यादा एफिशिएंसी कभी किसी की नहीं होती, हमेशा ही कार्नोट की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, कार्नोट की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। Which of the following is not an accessory of boiler? बॉयलर की एसेसरी कौन सी नहीं है? वाटर पंप फॉर फीडिंग, कंडेंसर, इकोनोमाइजर या एयर प्री हीटर। इसमें से एसेसरी नहीं है, एसेसरी नहीं है, तो आपको बताना है, नॉट बताना है, नॉट, ठीक है। तो 105 का आपके पास ऑप्शंस है और 105 का ऑप्शंस आपके सामने आएंगे बेटा, साइड में पोल पे आ रहा है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और राइट आंसर बताएंगे। जल्दी से बताइए बेटा। जी बेटा, शाबाश 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 बेटा। मुझे ये नहीं पता लगता सारे बच्चे क्यों नहीं क्लिक है, सभी बच्चे क्लिक करें और आंसर बताएं। ओके, सारे के सारे क्लिक करें और आंसर बताएं।
चलिए शाबाश। सो कंडेंसर जो है वो उसके बिना काम नहीं चल सकता बेटा, काम नहीं चल सकता। अब वाटर पंप फॉर फीडिंग, अब आप इसमें दिमाग रहता है कि वाटर पंप फॉर फीडिंग भी हमारे पास कहाँ है, ये कोई लाइक एसेसरी है, इसको हम एसेसरी की तरह मानते हैं। मतलब आपके पास पंप के बिना भी आप चला सकते हैं। ओके, पंप के बिना भी आपकी ये चीज चल सकती है, लेकिन ये एक एक्सेसरी की टाइप में माना जाता है। ओके, तो लेकिन हमारे पास कंडेंसर जो है वो एक्सेसरी नहीं है, कंडेंसर के बिना तो हमारे पास काम नहीं चल सकता। सो इट इज नॉट एन एक्सेसरी, कंडेंसर बी इज द राइट आंसर। रैंकाइन साइकिल हैज, रैंकाइन साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? देखिए अगेन मैं कहूं तो साइकिल में से फिर से एक क्वेश्चन आया आपके सामने है, और आपके सामने ऑप्शन आ रही है मेरा बच्चा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ओके, चलिए ये लीजिए, ठीक है। टू आइसोकोरिक, टू आइसोबारिक, टू आइसोथर्मल, टू आइसोबारिक, टू आइसेंट्रोपिक, टू आइसोबारिक, टू एडियाबैटिक और टू आइसोबैरिक प्रोसेसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रैंकाइन वाला गलत मत करना मेरे बच्चे, रैंकाइन का गलत मत करना। मतलब है कि अगर आप इन चीजों को गलत करते हो तो आपका मतलब है कि आप शायद पढ़ ही नहीं रहे हो, आप शायद पढ़ ही नहीं रहे हो, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। रैंकाइन साइकिल अगर आप गलत कर रहे हो तो रैंकाइन साइकिल कितनी बार हमने पढ़ा हुआ है, कितनी बार हमने पढ़ा, तो उसको अगर हम गलत करते हैं तो गलत बात है, ये चीज गलत है। सो सी इज द राइट आंसर, शाबाश, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। टू आइसेंट्रोपिक एंड टू आइसोबारिक प्रोसेसेस इसके अंदर होती है। ओके, चलिए बेटा बच्चे आगे चलते हैं, और चलिए रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज आइडेंटिकल विद, रिवर्स ब्रेटन साइकिल किसके साथ मिलता जुलता है? रैंकाइन जैसा, बेल कॉलेमन जैसा, ड्यूल जैसा, या रिवर्स कार्नोट साइकिल जैसा? तो इसका बता दीजिए, क्योंकि ये मैंने आपको तीनों नाम एक बार नाम बताए थे कि सर इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, हम नाम आपको बताए थे मैंने, याद हो अगर आपको तो। जिन बच्चों ने अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए उनको एक ही राय है कि बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ऐसे कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का, कुछ भी करने का ऐसे कोई फायदा नहीं है। ओके, सो रिवर्स ब्रेटन साइकिल को क्या कहते हैं? जी शाबाश। तो बेल कॉलेमन साइकिल इज द राइट आंसर, बेल कॉलेमन इज द राइट आंसर। तो बेल कॉलेमन कह लीजिए, रिवर्स ब्रेटन कह दीजिए, रिवर्स जूल साइकिल कह दीजिए, तो ये सब ही नाम एक जैसे हैं, एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही होता है, शाबाश। तो जब मैंने बता दिया उसके बाद आपने ऑप्शन चेंज कर दिया ना अपना, ग्रेट। चलो, स्लिप इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्लिप क्या करता है? इंक्रीज द फ्लो रेट, रिड्यूस द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर, रिड्यूस फ्लो रेट, इंक्रीज द एनर्जी ट्रांसफर। तो ए बी सी डी आपके पास आंसर होने चाहिए, चलिए इसी को, ठीक है। चलिए 108 का, लीजिए मेरे बच्चे, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। स्लिप इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाँ जी बेटा, शाबाश शाबाश। स्लिप इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो मेरे बच्चे ये ए बी सी डी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसके हिसाब से हमारे पास होता क्या है, स्लिप जब होता है तो उसके कारण एनर्जी के लॉसेस होते हैं बेटा, एनर्जी के लॉसेस होते हैं, तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आएगा फ्लो रेट के हिसाब से नहीं आएगा। आप हैरान हो जाओगे, स्लिप जो केस है हमारे पास, स्लिप जो है वो एक्चुअल में करता क्या है, वो रिड्यूस करता है एनर्जी ट्रांसफर को, रिड्यूस करता है एनर्जी ट्रांसफर को। इसके बारे में अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो अलग से इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो हमारे पास क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर का इसमें रिड्यूस करता है जो स्लिप है, तो हमारे पास जो है एनर्जी जो हमें ट्रांसफर हो रही है वो हमारे पास कम हो रही है, स्लिप हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो बी इज द राइट आंसर, रिड्यूस फ्लो रेट इज द नॉट राइट आंसर। ओके, चलिए आगे। डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज, स्पेसिफिक वॉल्यूम की डायमेंशंस, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये गलत मत करना बेटा, ये गलत मत करना, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी।
चलिए, इसको सबसे आसान क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? 109 का, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। लीजिए, जल्दी से बेटा, जल्दी से। बाकी भी क्लिक करो बेटा, बाकी भी क्लिक करो, बाकी भी करो बेटा, चलो जल्दी से। तो मेरा बच्चा, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है हमारे पास? जब हम जैसे डेंसिटी होती है, डेंसिटी का उल्टा क्या करते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम करते हैं। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। तो वॉल्यूम अगर देखोगे आप, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सिंपल सी बात, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो वॉल्यूम क्या है? एल क्यूब, और मास क्या है? एम। तो एल क्यूब एम -1 T0। सो इसमें ए इज द राइट आंसर। A is the right answer. चलिए आगे। The compressor can deliver maximum theoretical volume of air known as। तो कंप्रेसर जो कैन डिलीवर मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम, जिसको मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम बोलेंगे, क्या कहेंगे? टोटल वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, या स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 110 का, 110 का। ए, बी, सी और डी आपके पास ऑप्शन है, आप क्लिक कर देंगे। ओके, ये लीजिए। तो हमारे पास 110 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? और बेटा, जितने भी हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखो, अगर आप पास होना चाहते हो तो एसएससी जेई की खास बात है। तो एसएससी जेई में अगर आप पास होना चाहते हो तो उसमें एक सिंपल सी बात कर लो कि भाई साहब, उसमें हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो हमारे पास एक आईसी इंजन है, ये सब कुछ आप कर दीजिए। ठीक है, सब कुछ आप कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, आरएसी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज इनको जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या किस सबने दिया है? ओके, शाबाश। तो मेरा बच्चा, इसमें से कंप्रेसर जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम दे सकता है, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं फ्री वॉल्यूम की बात करते हैं। फ्री एयर, एक ना वर्ड होता है फ्री एयर डिलीवर्ड। तो फ्री एयर डिलीवर्ड जो होता है ना हमारे पास, जैसे आपने लिख दिया, कईयों ने फ्री वॉल्यूम की बात करी है, तो फ्री एयर डिलीवर्ड होता है, जिसका दिमाग में आपके चल रहा हो, तो वो हमारा पास होता है। तो 1 बार और 15 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम देखें, डिलीवरी जब होगी किस पे? 1 बार प्रेशर और 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, उसको फ्री एयर डिलीवर्ड कहते हैं। कुछ भी अगर पूछ ले कि कभी थ्योरेटिकल वॉल्यूम है हमारे पास, तो उसमें हम स्वेप्ट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे बेटा। तो किस पे क्लिक करेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम पे। फ्री एयर, फ्री वॉल्यूम जो है ना, ये नहीं, ये हमारा 1 बार और 15 डिग्री पे स्पेशल पूछा जाए तब हमने फ्री वॉल्यूम की बातें करनी है, फ्री एयर डिलीवर्ड की बातें करनी है। तो हमारे पास एक्चुअली फ्री वॉल्यूम नहीं, फ्री एयर डिलीवर्ड दिमाग में अगर चलता हो आपके, तो फ्री एयर डिलीवर्ड होता है, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये स्वेप्ट वॉल्यूम इज द राइट आंसर। चलिए आगे, 111वें का। द कंडीशन फॉर लेंथ ऑफ कन्वर्ज पार्ट। कन्वर्ज पार्ट कौन सा? हमारे पास जैसे ये होता है ना मेरे बच्चे, ये कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है ऐसे। ओके, कन्वर्ज पार्ट एल, एंड द लेंथ ऑफ डाइवर्ज पार्ट L1। डाइवर्ज पार्ट जो है वो हमारे पास L1 इस तरह से होता है। तो हमारे पास L1, तो ये मेरे पास दो पार्ट होते हैं, कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो उसका केस में क्या होगा? लेंथ ऑफ कन्वर्ज पार्ट इज लेस देन, तो लेंथ इसकी कम होगी, कन्वर्ज की। लेंथ ऑफ कन्वर्ज पार्ट इज ग्रेटर, कन्वर्जन की ग्रेटर होगी डाइवर्जन से। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, या लेंथ ऑफ कन्वर्जन पार्ट इज इक्वल। तो दोनों इक्वल होंगे। कौन सा राइट आंसर इसका होगा? 111वें का, 111 लीजिए बेटा। तो ए बी सी, बड़ा बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, कई बार आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, ये चीजें करवाई हुई हैं, लेकिन अभी भी अगर आप गलत करते हो तो बुरी बात है बेटा आपके लिए, कि अगर आप अभी भी गलत करते हो कुछ चीजों को तो। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए।
सो ये सारे बच्चे नहीं रिप्लाई करते हैं, चलो कोई बात नहीं। सो ए इज द राइट आंसर बेटा, ए इज द राइट आंसर। लेंथ ऑफ कन्वर्जन पार्ट इज लेस देन द लेंथ ऑफ, तो आपने को मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जल्दी से आपका रिड्यूस करता है एरिया, वो धीरे धीरे खुलता है इस तरह से। तो हमारे पास ये लेंथ जो होती है हमेशा बड़ी होती है और ये लेंथ हमेशा छोटी होती है, ये इस तरह से ही चलेगा। ए इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन ऑफ एयर एज रेफ्रिजरेंट इज, अब ये रट्टाफिकेशन वाली बात है बेटा, दिस वन इज रट्टाफिकेशन, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको याद ही करना है। जिनका नाम अगर आपको याद है किसी को तो आप क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप इसको सीधा सा याद करेंगे कैसे, ये देखिए जल्दी से करिए इसको क्वेश्चन को और हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए बेटा, ए बी सी डी आप क्लिक कर दीजिए, शाबाश शाबाश। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, 729 जो है उसका राइट आंसर है। तो मेरे पास मेरा बच्चा आपको NH3 717, CO2 744, एयर का 729, H2O का 718 और SO2 का 764। लेकिन आपको जो पूछा जाता है वो नॉर्मली ये पूछा जाता है और हमारे पास एयर का पूछा जाता है और वाटर का पूछा जाता है, नॉर्मली ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद करेंगे। देखिए NH3 और H2O ये आसपास है, तो इसको 17-18 आप याद कर सकते हैं। तो H2O NH3, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एक्वा, ये है एक्वा, एक्वा अमोनिया, ये क्या है अमोनिया। तो हमारे पास एक्वा अमोनिया आसपास है, एक्वा वाटर, अमोनिया मतलब अमोनिया, हमारे पास NH3 717 और 718, इस तरह से याद करेंगे आप इसको, तो आप बाकियों को भी याद करेंगे मेरे बच्चे। अब मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, लेकिन करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई फायदा नहीं है। एट डैश पॉइंट इन फ्लो फील्ड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आर आइडेंटिकली जीरो, तो किस पॉइंट पे जाके कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर के वो जीरो हो जाते हैं, कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के 113, ठीक है, इस पे जीरो हो जाते हैं, तो आपको इसके बारे में बताना है। ABCD इस तरह आपके पास ऑप्शन है और 15 सेकंड है आपके पास, इस पे क्लिक कर दीजिए। बेटा जो क्वेश्चन आता है ना उसको करना तो बड़ा इजी है और जल्दी से बंदा करके काम खत्म कर देता है, ठीक है, जल्दी से काम खत्म हो जाता है इनका। हाँ जी बेटा, चलिए। सो सी इज द राइट आंसर बेटा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। स्टैग्नेशन पॉइंट, जैसे मैंने आपको पीट और ट्यूब के केस में बता रखा है, स्टैग्नेशन पॉइंट होता है, स्टैग्नेशन पॉइंट वो होता है जहां पे वेलोसिटी अप्रोचेस जीरो जीरो हो जाती है, तो वो सारा का सारा प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाता है, सारी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाती है। Okay, in an isentropic process, the pressure of monoatomic ideal gas increases by 0.5%. The volume will decrease by dash. ठीक है, तो वो मतलब कितने से कम हो जाएगा, तो हमारे पास इसका बताना है और इसके वैल्यूज हमारे पास ये है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आपको नहीं आते हैं, बहुत कम होता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन मोनोएटॉमिक गैस इसके बारे में हमने कम पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको पहले करा देता हूं इसके बारे में, किस तरह से मोनोएटॉमिक गैस में हमारे पास जो वैल्यू है वो कैसे लेनी है बस, ठीक है, तो वो हमें पता हो तो हमारे पास वैल्यू समझ आ जाती है। ये देखिए इवन ना इन्होंने ये पहले ही दे रखा है 0.995 रेज़्ड टू पावर 0.625 इज इक्वल टू 0.997, ये ही ले, मतलब 0.995 को 0.997 ही ले लो बस, वो पहले ही बता दिया, पहले ही बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि इसके अंदर यूज होना है। तो क्या कह रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, प्रेशर मोनोएटॉमिक आइडल गैस का बढ़ रहा है कितना, 0.5%, 1% भी नहीं, आधा % बढ़ रहा है, तो कहता है वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर देगा, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन कितना कम होगा, तो उसके लिए सिंपल सी बात है बेटा, आपको P1V1 फॉर्मूला लगाना है बस। P1V1 रेज़ टू पावर गामा जो है ना, गामा जो है इसमें मोनोएटॉमिक का 1.667 लेना है, और ये याद कर लो हमेशा के लिए, इसको कहीं पे लिख लो बेटा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की जो वैल्यू होती है वो आपको 1.667 लेनी है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो हमेशा के लिए।
मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू जो है 1.667 लेना है। ये आपको हमेशा के लिए याद करना है। बस P1 V1 रेज़ टू पावर गामा, गामा के वैल्यू 1.667 है और यही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे। प्रेशर जो है वो 0.5% बढ़ रहा है, तो हमारे पास नया प्रेशर बन जाएगा P2 कितना बन जाएगा 1.005 P1। तो वो वैल्यू आपको पुट करके राइट आंसर लेना है, राइट आंसर लेना है। ठीक है मेरे बच्चा, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। दो चीजें हमने इसके अंदर सीखी कि मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और दूसरा हमने ये फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है P1 V1 वाला, P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है अगर आपने इस क्वेश्चन को करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ डैश बॉयलर इज कॉर्निश बॉयलर। मल्टी ट्यूबुलर होता है, वाटर ट्यूब होता है, फ्लू गैस वाला होता है, या हमारे पास फायर ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है 115 का, 115 का A B C D आपके पास ऑप्शंस हैं, जल्दी से क्लिक कर दीजिए। ये बेटा 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सारे अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपके पास आ रहे हैं, तो सारे के सारे आपको करने हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है बेटा, एक आइडिया मिल जाता है जिसके अंदर हमें ये पता लग जाता है कि हाँ भाई साहब हमें ये करना है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हमारा करवाने का मकसद हमेशा यही रहता है कि भाई साहब आपको ये पता लग जाए कि हाँ ये आता है, हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं और ज्यादा क्या पढ़ना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जैसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, कास्टिंग, वेल्डिंग कम आ रहे हैं क्वेश्चन, कम देखने को मिल रहे हैं। आप देखोगे इंजन के बारे में, दूसरा हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में ना, पावर प्लांट में, इसमें से कितने क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मशीनरी में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको फोकस जो है वो ज्यादा किस पे रखना है, इसलिए आपको ये एक आइडिया जो है वो इससे मिल जाता है। सो डी इज द राइट आंसर, फायर ट्यूब इज द राइट आंसर। ये एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC JEE, RRB JEE, ISRO, NHPC, ऑल स्टेट AE JEE एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन AE JEE कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन AE JEE कोर्स को।